रोमांटिक कहानियाँ पर आप सभी का स्वागत है। मेरी जेठानी सरोज बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि अगर सतयुग होता तो सरोज को देखकर अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो जाती। सरोज की सबसे बड़ी खासियत उसकी सुंदरता थी, तो सरोज की सबसे बड़ी समस्या भी उसकी खूबसूरती ही थी। इतनी खूबसूरती की वजह से सरोज के पति रामू अपने पत्नी को कहीं जाने नहीं देते। रामू का डर था कि ज़्यादा आज़ादी देने से कहीं उसकी सुंदर सुंदर बीवी हाथ से ना निकल जाए। शायद यही वजह थी कि मेरे ससुराल आने के बाद मेरी जेठानी सरोज अपनी मायके नहीं गई। सरोज का मायका प्रतापगढ़ में ही था और लखीमपुर में मेरी और मेरी जेठानी सरोज की ससुराल थी। मेरी शादी रामू के छोटे भाई अजय से 3 साल पहले हुई थी और मेरी शादी के तुरंत बाद ही मेरे जेठ यानी कि रामू की शादी सरोज से हुई थी। यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि बड़े भाई रामू के कुंवारे से पहले छोटे भाई विजय की शादी कैसे हो गई। सरोज मेरी जेठानी थी, लेकिन बाद में वो ससुराल आई थी। फिर भी सरोज जैसी जेठानी को पाकर मैं बेहद खुश थी। सरोज मुझे अपनी छोटी बहन जैसे मानती थी और मैं भी सरोज को बड़ी बहन समझने लगी थी। सरोज की रामू से शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन सरोज का कोई बच्चा नहीं हुआ था और मुझे लगता था कि दोनों पति पत्नी के बच्चे की ज़रूरत भी नहीं थी। सरोज कभी भी इस बारे में मुझसे कभी बात नहीं करती। एक दिन मैंने सरोज को अपनी प्रेगनेंसी की खबर दी तो वो खुशी के मारे उछल पड़ी और बोली, नेहा, तुम्हारी प्रेगनेंसी से मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई। अब तुम घर में ज़्यादा काम नहीं करोगी। सुनिधि मेरी इकलौती नंद थी और दोनों भाई उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो 25 साल की हो चुकी थी। सुनिधि के फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद रामू भैया ने उसे अपने कंपनी में ही जॉब लगवा दी और वो सुबह सुबह रामू भैया के साथ ऑफिस जाती और शाम को उन्हीं के साथ आती। सरोज के मायके में उसके छोटे भाई विनोद के अलावा उसका दूसरा कोई नहीं था। इसलिए रामू भैया ने विनोद को भी अपने कंपनी में जॉब दे दी। जल्द ही विनोद और सुनिधि के बीच इश्क की खिचड़ी पकने लगी, लेकिन इस बात से रामू भैया बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी खूबसूरत बीवी सरोज के कहने पर अपने साले विनोद की अपनी कंपनी में रख लिया था, लेकिन सुनिधि के लिए विनोद उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। रामू भैया सरोज के छोटे भाई विनोद की जगह मेरे छोटे भाई राहुल से सुनिधि की शादी करवाना चाहते थे और यही बात उन्होंने कई बार मुझसे कही भी थी। इसी बात को लेकर सुनिधि ने मुझसे चिढ़ती थी। उसे लगता था कि मैं अपने छोटे भाई की शादी उससे करवाने के लिए षड्यंत्र कर रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। सुनिधि मेरी नंद जरूर थी, लेकिन मैं उससे मेरे रिश्ते से अच्छे नहीं थे। सुनिधि के जॉब के जाने के बाद मुझे बेहद राहत मिली, क्योंकि अब वो पूरे दिन जॉब पर रहती, लेकिन संडे का दिन सुनिधि की छुट्टी होती और वो पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मैं सोचती थी कि मैं अपने नंद से रिश्ते अच्छे बनाऊं, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बेचती। सुनिधि को मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। कोई भी बात होती तो वो अपनी बड़ी भाभी सरोज को याद करती और सरोज भी दुम हिलाती हुई सुनिधि के कमरे में चली जाती। सुनिधि के लिए नाश्ता, चाय, खाना तैयार करना और उसके कपड़े धोना, ये सब काम सरोज ही करती थी। एक दिन रामू भैया और सुनिधि दोनों जल्द ही आए और अपने कमरे में चले गए थे। थोड़ी देर बाद मेरी जेठानी मेरे पास आई और बोली, प्रिया, चलो, तुम्हारे भैया बुला रहे हैं। सरोज की बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई, क्योंकि 3 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था जब मेरे जेठ ने मुझे इस तरह बुलाया हो। मैं अपनी जेठानी के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही रामू भैया ने मुझसे बैठने को कहा और मैं करीब कुर्सी पर बैठ के सिर नीचे किए बैठ गई। पास ही मेरी जेठानी भी बैठ गई तो रामू जी ने मुझसे कहा, प्रिया, तुम अपने छोटे भाई राहुल से सुनिधि की शादी करवाना चाहता हूँ, क्या तुम इस बारे में अपने घर वालों से बात करोगी? रामू जी की यह बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि मेरे पति अजय ने मुझसे इस रिश्ते के बारे में भी पहले कही थी। तब मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन रामू जी को मैं इस तरह का कोई जवाब नहीं देना चाहती
चाहती थी क्योंकि वो बहुत ही अच्छे आदमी थे और मैं उनके बहुत इज्जत करती थी। मैंने कहा भैया मैं राहुल से बात करके आपको कल बता दूंगी। रामू जी बोले सुनिधि की हरकतें तो तुम जानती ही हो, थोड़ी सी अड़ियल ज़रूर है लेकिन वो बुरी लड़की नहीं है और तुम्हारी भाई राहुल को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो सुनिधि के लिए बहुत ही अच्छा पति साबित होगा। मेरी इकलौती बहन है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसे अच्छा लड़का मिले। लेकिन मैंने कहा वो तो ठीक है भैया, सुनिधि मेरे छोटे बहन की तरह भी है, मैं चाहती हूँ कि उसे भी अच्छा पति मिले और घर की बात है आपको कल बता दूंगी। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में आ गई और मैंने अपने माँ से बात कर उन्हें रामू भैया से हुई सुनिधि और राहुल के रिश्ते की बात बता दी। वो इस रिश्ते से बेहद खुश हुई लेकिन मैंने उनकी खुशी पर पानी फेरते हुए कहा माँ इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सुनिधि को जानती हूँ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और अगर तुमसे रामू भैया फ़ोन पर सुनिधि के रिश्ते की बात करे तो आप सीधा मना कर देना। माँ ने कहा प्रिया वो भी तुम्हारी नंद है और नंद भाभी के पटती कहाँ है आजकल, जब वो तुम्हारे भाई की बीवी बन जाएगी तो तुम्हारी उससे खूब जमेगी। इस रिश्ते को मना मत करना। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो तो सुनिधि को अपने बहू बनाने के ख्वाब बुनने लगी थी, इसीलिए मैंने फ़ोन काट दिया और अपने छोटे भाई राहुल को फ़ोन लगा दिया। मैंने राहुल से सुनिधि के वाली बात बताई और कहा कि राहुल तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें गलत रिश्ते को कभी नहीं बंधने दूंगी। मैं रामू जी से सीधा मना नहीं कर सकती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कल जब तुम्हारी उनसे बात बताऊं हो तो तुम साफ कह देना कि तुम किसी और से प्यार करते हो। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा दीदी ठीक है, मैं कह दूंगा कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। दीदी कल जब तुम्हारी रामू भैया से बात होगी तो उनसे मेरी जॉब की बातें भी कर लेना। शाम को जब मेरे हस्बैंड घर आए तो मैंने उनसे रामू भैया वाली बात बताई तो वो बोली इस रिश्ते के लिए तो मैं कब से तुमसे कह रहा हूँ लेकिन तुम ऐसा चाहते ही नहीं हो। अजय की यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा अजय मेरा भाई राहुल सीधा साधा लड़का है और तुम्हारी बहन एक नंबर की बिगड़ैल लड़की है। 3 साल मेरी शादी के हुए लेकिन उस लड़की ने आज तक मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि राहुल से शादी करे और राहुल की बीवी बने। अजय ने कहा प्रिया सुनिधि हम 2 भाइयों में सबसे छोटी है, जब वो छोटी ही थी तभी हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। बड़े भैया रामू ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, इसीलिए वो चाहते हैं सुनिधि के लिए शादी अच्छे घर में हो। वैसे सुनिधि के लिए रिश्ते की कोई कमी नहीं है लेकिन वो सुनिधि के लिए केवल रवि भी पसंद करते हैं। फिर भी अगर तुम यह रिश्ता नहीं चाहती हो तो ठीक है, मैं भैया से कह दूंगा कि वो सुनिधि के लिए कहीं और रिश्ता ढूंढ ले। अजय की बात का कोई जवाब मेरे पास नहीं था और मेरी बातों से अजय का मूड भी खराब हो चुका था, इसीलिए मैंने बात को घुमाने की कोशिश की। मैंने कहा सरोज भाभी को मैंने आज अपने प्रेग्नेंट होने की खबर बताई तो वो बहुत ही खुश हैं। मैं चाहती हूँ कि वो भी जल्द माँ बन जाए लेकिन वो कभी खुद को प्रेग्नेंट होने की बात नहीं करती हैं। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है अजय? यह सवाल सुनकर अजय के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोला तुम प्रेग्नेंट हो, क्या हो गई? अजय की यह बात सुनकर मैं बहुत हैरान थी लेकिन मैंने उसे कोई सवाल नहीं किया और फिर इस बात को भूल गई। अगले दिन सुबह उठी थी, देखा कि हमेशा की तरह मेरी जेठानी सरोज किचन में लगी हुई थी। मैंने कहा भाभी आप जब सुबह उठती हो तो मुझे भी जगा दिया करो, किचन संभालना अकेले आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है। सरोज ने कहा तुम प्रेग्नेंट हो प्रिया, इसीलिए तुम्हें सुबह सुबह उठकर किचन संभालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा सुनिधि तुम्हारे भाई विनोद से प्यार करती है और भैया मेरे छोटे भाई राहुल से उसकी शादी करवाना चाहते हैं, यह बात कोई बुरी नहीं लगती आपको? सरोज ने कहा इसमें बुरी लगने की कौन सी बात है, उनकी मर्जी के साथ खड़े रहना मेरा फर्ज है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि इतनी सुबह क्या बना रही हो? सरोज ने कहा सुनिधि के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। मैंने कहा छुट्टी के दिन तो सुनिधि दोपहर तक सोती रहती है, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? सरोज ने कहा कॉफ़ी पीनी है उसे,
कब से पलटा और मुस्कुराती हुई बोली, प्रिया एक काम करो, ये कॉफ़ी लो और आज तुम ही उसके कमरे में जाओ और उसी से पूछ लेना कि आज वो इतनी जल्दी कैसे उठ गई। मैंने सरोज के हाथों से कॉफ़ी का कप लिया और सुनिधि के कमरे की ओर बढ़ गई। सुनिधि कैसी भी थी लेकिन आखिर थी तो वो मेरी नंद ही ना। राहुल से न सही उसकी शादी कहीं और होगी ही और फिर वो हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। मनमुटाव से कुछ हासिल नहीं होता, आदमी बाद में पछताता है। इसीलिए मैंने बेझिझक सुनिधि के कमरे के अंदर दाखिल हो गई और सुनिधि के बेड पर लेटी हुई देख मैंने कॉफ़ी के कप टेबल पर रख दिया और उसके करीब जाकर बोली, सुनिधि तुम्हारी कॉफ़ी लेकर आई हूँ, उठकर पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। सुनिधि ने मेरी आवाज़ सुनी तो वो हैरान होकर उठी, क्योंकि 3 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था जब मैं उसके कमरे में उसके लिए कुछ लेकर पहुंची थी। सुनिधि उठकर बैठी और टेबल पर कॉफ़ी कप उठाकर उसने और बढ़ा दिया और बोली, अगर तुम रोज़ सुबह कॉफ़ी पीती हो तो कल से मैं बना दूंगी। सुनिधि ने कहा, नहीं भाभी, दरअसल कल रात से मैं सो नहीं पाई हूँ, इसीलिए सुबह वंदना भाभी से कॉफ़ी के लिए बोल दिया। सुनिधि मेरी नंद थी लेकिन उसके अड़ियलपन की वजह से मैं कभी सुनिधि से मजाक नहीं किया था, लेकिन आज उसका मूड देखकर मैंने मजाक के लहजे में, कुत्ता, उल्लू, बीमार, चौकीदार और आशिक, यही 5 लोग रात में जागते हैं, इनमें से किस प्रजाति के हो तुम? सुनिधि यह बात सुनकर सुनिधि मुस्कुरा गई और उसकी इस मुस्कान को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काश मैं भी अपने जिद अड़ियल छोड़कर सुनिधि से पहले ही अपने रिश्ते ठीक कर लेती। थोड़ी देर में सुनिधि ने कॉफ़ी ख़त्म की और मैंने उसके हाथ से खाली कप लिया और तभी सुनिधि ने कहा, रामू भैया तुम्हारे भाई राहुल से मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं राहुल से प्यार नहीं कर सकती। मैंने कहा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कल रामू भैया ने ही मुझे बुलाकर ये बात कही थी। मैंने राहुल से बात की लेकिन राहुल भी किसी और से प्यार करता है, इसीलिए तुम टेंशन मत लो, यह शादी नहीं होगी। कॉफ़ी का खाली कप हाथों में लिए और मैं सुनिधि के कमरे से लौट आई। मैंने देखा कि मेरी जेठानी सरोज रामू भैया के साथ बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर से घर में सभी बेहद खुश थे। मेरी जेठानी सरोज ने ना तो जब से मेरी प्रेग्नेंट होने की खबर सुनी थी बहुत खुश थी, उसने मुझे ज़्यादा काम करने भी से मना कर दिया और पूरे दिन खुद ही घर का सारा काम करने में लगी रहती थी। अगले दिन भी रामू भैया जल्द घर आए और उन्होंने फिर से मुझे बुलाकर पूछा, प्रिया क्या तुमने अपने घर में बात की? मैंने कहा, हाँ, मैंने कल अपनी माँ और रवि से यानी कि राहुल से बात की सुनिधि के बारे में तो, लेकिन इतना कहकर मैं खामोश हो गई तो रामू जी ने कहा, लेकिन क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते को लेकर राजी नहीं है? मैंने कहा, उसके होने ना होने से कोई सवाल नहीं है भैया, बात यह है कि राहुल किसी और लड़की से प्यार करता है। मेरी यह बात सुनकर रामू भैया ने गहरी सांस ली और कहा, तुम अपने फ़ोन से अभी राहुल को कॉल लगाओ और फ़ोन स्पीकर पर रख कर बात करो। मैं ना चाहते हुए भी राहुल को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन स्पीकर पर था। उधर से राहुल की आवाज़ आई। वो बोला, प्रिया दीदी कैसी हो? मैंने कहा, तुम कल कह रहे थे ना कि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि वो लड़की कौन है? राहुल ने कहा, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसकी शादी हो चुकी है। मैंने कहा, राहुल मैं तो ये समझ रही थी कि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उससे शादी करोगे, लेकिन उसने तो तुम्हें धोखा देकर शादी कर ली। अब क्या करोगे? तुम जिंदगी भर कुंवारे ही रहोगे। राहुल ने कहा, क्या पता सुनिधि किसी और से प्यार करती हो। मैं ज़बरदस्ती कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता हूँ। वैसे भी मैं अरेंज मैरिज के खिलाफ हूँ। जो लड़की मुझसे प्यार करेगी मैं उसी से शादी करूँगा, वरना कुंवारा ही रहूँगा। थोड़ी देर बाद ही राहुल का फ़ोन कट गया और उसकी बातों को सुनकर रामू भैया परेशान होने के बजाय बेहद खुश नजर आए। वो बोले, सुनिधि के लिए राहुल से बेहतर अच्छा लड़का कोई और हो ही नहीं सकता। मैंने अभी राहुल की बातें सुनी और ये जान गया कि राहुल के अंदर मोहब्बत का महासागर छुपा है हुआ है। वो अपनी बीवी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा पति साबित होगा। अब तुम बस मेरा इतना काम कर दो कि राहुल को घर पर बुलाकर उसे अपनी कंपनी में
जॉब पर रख लूँगा। सुनिधि भी वहीं जॉब करती है। जब दोनों में एक ही प्रोफेशन में एक ही जगह काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूजे को पसंद करने लगेंगे। रामू भैया की यह बात खत्म होते ही सरोज भाभी बोल पड़ी, जबरदस्ती किसी से किसी को प्यार नहीं होता। सुनिधि की मर्जी जाने बिना किसी और के तरफ धक्का देना सही नहीं है। तुम ये कब समझोगे रामू? मैंने बोल बोल कर थक गई हूँ। सरोज की बात सुनकर रामू जी थोड़े गुस्से वाले लहजे में बोले, सरोज, जो मैं कर रहा हूँ सुनिधि के भले के लिए कर रहा हूँ, और ये ना भूलो कि राहुल के परिवार पर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है, इसीलिए तुम पर इतने मामले में अपनी जुबान बंद रखो तो ही अच्छा है। मेरी जेठ रामू ने अपने सामने ही सरोज को फटकार लगा दी, लेकिन रामू की बातों से सरोज को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो तो खुद अपने मस्ती में रहने वाली औरत थी। मैं अपनी जेठानी के कमरे से लौटकर अपने रूम में आ गई और सोचने लगी कि 5 साल पहले रामू जी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर थे। बन रही बिल्डिंग गिर गई और बिल्डिंग के नीचे दबकर 6 लोगों की जान चली गई थी। इल्जाम रामू जी के घर पर आ गया। मेरे पापा दीनानाथ तब हाई कोर्ट के वकील थे। उन्होंने रामू जी के इस केस लड़े और जिससे रामू जी ने जेल से तो बच ही गए, साथ ही उनका लाइसेंस कैंसिल होने से भी बच गया। इसी वजह से रामू जी खुद को मेरे पिता का एहसानमंद इंसान समझते हैं और इसी एहसान की वजह से ही रामू जी ने अपने छोटे भाई अजय की शादी मुझसे करवाई थी। बिल्डिंग हादसे के 1 साल बाद ही 2 भाइयों की शादी हो गई, लेकिन उस हादसे के बाद रामू के कई दुश्मन बन गए थे। शादी के बाद रामू जी पर 3 बार जानलेवा हमला हो चुका था, लेकिन संयोग से वो तीनों बार बच गए थे। मेरे छोटे भाई राहुल ने इंजीनियरिंग की थी और पिछले 1 साल से बेरोजगार था। रामू जी की कंपनी के इंजीनियर्स की ज़रूरत थी। रवि ने यानी कि राहुल ने कई बार मुझसे अपनी जॉब के लिए रामू जी के बात करने के लिए कहा था, लेकिन इस बारे में रामू जी से बात करने की मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। अगर यह एक बार बात कर देती तो उसके जॉब पक्की हो जाती, लेकिन मुझे यह ठीक नहीं लगता था। आज रामू जी ने खुद ही राहुल को जॉब पर रखने की बात की तो मुझे अच्छा लगा और मुझे बहुत सुकून मिला, लेकिन राहुल को जॉब देने से के पीछे रामू जी का मनसा कुछ और था। हालांकि सुनिधि के लिए राहुल से अच्छा लड़का बात सोचने के रामू जी के बड़प्पन ही था, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर सुनिधि को अपने घर की बहू बनने के पक्ष में नहीं थी। रामू जी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और अपनी इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए खातिर वो बेहतर मेहनत करते थे, और अब तो उनकी छोटी बहन सुनिधि भी इस कंपनी में रामू भैया के हाथ बटाने लगी थी। मेरे पति अजय भी इंजीनियर ही थे, लेकिन वो भाई की कंपनी में काम नहीं करते थे। इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बाद भी उन्हें खेती के काम बहुत पसंद था और कई टेक्नोलॉजी के सहारे खेती से ही अच्छी आमदनी कर लेते थे। मैंने राहुल से फ़ोन पर बात की और उसे जॉब की बात बताई तो रामू जी की कंपनी में जॉब को लेकर वो बहुत खुश हुआ, लेकिन मैंने उससे कहा भी इतना ध्यान रखना कि सुनिधि तुम्हारे काबिल नहीं है। अगर तुम सुनिधि से शादी कर बर्बाद नहीं होना चाहते तो तुम अपने जॉब पर फोकस करना। उसी दौरान उस लड़की से उचित दूरी बनाकर रखना। मेरी जगह कोई दूसरी बहन होती तो राहुल से ऐसा बिल्कुल नहीं कहती, क्योंकि सुनिधि अमीर घर की इकलौती लड़की थी। शादी करने के वाले तो लॉटरी लग जाती, लेकिन मैं लालची बिल्कुल नहीं थी। मुझे अपने भाई के भविष्य की चिंता थी। हालांकि राहुल शादी के लिए तो सुनिधि भी तैयार नहीं थी, लेकिन अगर रामू भैया की बात सच हो जाए तो एक साथ काम करने के दौरान दोनों के करीब आते तो इन दिनों राहुल के जॉब पर जाने से उसके जॉब के घर वाले मेरे बेहद खुश थे और उन्हें खुशी जानकर मैं भी बहुत खुश थी। राहुल घर के आना जाना शुरू हुआ और मैंने महसूस किया कि मेरे छोटे भाई राहुल और मेरी जेठानी सरोज के बीच कुछ खिचड़ी अजीब सी पक रही थी। मैंने कई बार राहुल को सरोज के बेडरूम में रात से निकलते देखा था। यह बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने राहुल को घर आने जाने से बिल्कुल ही मना कर दिया। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और मेरी प्रेगनेंसी का वक्त करीब आ गया। अजय ने भी मुझे लखीमपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया।
और मेरी जेठानी सरोज हॉस्पिटल में मेरे साथ रहकर मेरी सेवा में लग गई। रात के वक्त मैं अपनी बेड पर लेटी हुई थी और बगल में मेरी जेठानी बैठी हुई थी। मैंने सरोज के चेहरे की ओर देखा। मुझे उस पर बहुत दया आई, क्योंकि वो मेरी जेठानी थी और उसका पहला बच्चा उसके कोख से होता तो उसे भी कितनी खुशी होती। खुशी हो जाने की वाली बात थी। शायद बच्चे के खातिर सरोज ने राहुल को प्रेम जाल में फंसाया था। प्रसव के भयंकर पीड़ा से गुजर रही कई औरत माँ बनती है, लेकिन यह भी सच है कि माँ बनने के सुख से बढ़कर दुनिया का कोई दूसरा सुख नहीं है। लेकिन सरोज इस सुख से अभी तक वंचित थी और इसी सुख का खातिर सरोज ने गलत रास्ता चुन लिया था। मैंने करीब बैठी सरोज के हाथों को पकड़ा और धीमे से आवाज़ में बोली, उससे पूछ ही लिया, क्या आप राहुल से सच में सच्चा प्यार करती हो? मेरे इस सवाल पर गुलाब की तरह खिली सरोज का चेहरा तुरंत मुरझा गया। उसने मेरी ओर देखा और मेरे हाथों से अपने हाथों को खींचकर अलग कर लिया और वहाँ से उठकर बाहर चली गई। सरोज के जाते हुए राहुल के साथ मेरी माँ के वार्ड में दाखिल हुई और कुछ देर पहले ही तक जहाँ सरोज बैठी थी उसी टेबल पर बैठ गई। आधे घंटे बाद सरोज जब मेरे वार्ड में आई तो वहाँ राहुल को देखकर चौंक गई और कुछ देर खड़े रहने के बाद वो उल्टे पाँव वार्ड से बाहर निकल गई। मैंने पूरा माजरा अपने आंखों से देख लिया था। मैंने राहुल की ओर देखा तो मुझसे नजरें मिलाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। अच्छी तरह समझ चुकी थी कि राहुल जिस शादीशुदा औरत से प्यार करता था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी जेठानी सरोज ही थी। सरोज ही वो लड़की थी जिसने राहुल को धोखा देकर रामू से शादी कर ली थी। मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी, इसीलिए मैंने राहुल से कुछ पूछ नहीं पाई थी और रात के 9 बजे मैंने राहुल से कह दिया कि वो माँ को लेकर घर चला जाए। कोई ज़रूरत होगी तो मैं उसे कॉल करके हॉस्पिटल चले आने के लिए कह दूंगी। राहुल के हॉस्पिटल चले जाने के कुछ देर बाद सरोज मेरे करीब आकर बैठ गई तो मैं फिर से उसके अपने हाथों में हाथ लिया और फिर वही सवाल किया, क्या तुम राहुल से सच में मोहब्बत करती हो भाभी? सरोज को शायद ये पहले से पता था कि मैं यही सवाल पूछूंगी। वो बोली, प्रिया, 4 साल पहले लखीमपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में राहुल मेरे साथ ही पढ़ता था, तब से मैं उसे चाहती हूँ। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। सरोज मेरे भाई राहुल की वही प्रेमिका थी जिसकी वजह से उसने मेरे शादी न करने की कसम खाई थी। लेकिन अब मेरी यह गलतफहमी दूर हो चुकी थी। सरोज ने राहुल को धोखा दिया था। मैंने पूछा, तो तुमने राहुल से शादी क्यों नहीं की? सरोज ने धीमी आवाज़ में कहा, रामू जी ने तो मेरी ज़िंदगी बचाई, इसीलिए मैं उनकी बीवी हूँ। मैंने पूछा, रामू जी ने तुम्हारी जान बचाई थी तो तुम उन्हें धोखा क्यों दे रही हो? मेरे इस सवाल पर सरोज खामोश हो गई और उसकी खामोशी देखकर मैंने उसके हाथों को उठाकर चूम लिया और बोली, भाभी मुझे माफ़ करना, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी पर्सनल सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए था। आधी रात को मेरे पेट में तेज दर्द उठा और नर्स ने मुझे लेकर हॉस्पिटल के वार्ड में चली गई। मैंने सुंदर सी बेटी को जन्म दिया और 2 दिन बाद हम लोग घर आ गए। मेरी बेटी को जन्म के छठे दिन मेरे घर में जेठ की एक छोटी सी दावत रखी। घर में काफ़ी लोग आए हुए थे। मेरे मायके से राहुल मेरी माँ को लेकर आया हुआ था, लेकिन सरोज के मायके से उसके भाई विनोद के अलावा कोई और नहीं आया। देर रात तक दावत चलती रही। सभी रिश्तेदार जा चुके थे। दावत के अगले दिन घर में बहुत काम था और घर के सारे काम सरोज ने अकेले ही निपटा दिया। शाम को जब सरोज को थोड़ी फुर्सत मिली तो वो मेरे पास आई और बोली, प्रिया, कल सुबह मैं विनोद के साथ अपने मायके प्रतापगढ़ जा रही हूँ। 1 सप्ताह में मैं लौट आऊँगी। इसी बीच तुम अपना ख्याल रखना। सरोज की यह बातें सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुई, क्योंकि मेरी शादी के 4 साल होने को थे। इसी बीच मैंने सरोज को अपनी मायके जाते कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा, भाभी सब ठीक तो है ना? सरोज ने कहा, दरअसल मायके में मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे नाम के 10 बीघा ज़मीन जिसे मैं बेचने जा रही हूँ, खरीदार तैयार है। ये रजिस्ट्री वगैरह 1 हफ्ते में लग जाएगी। मैंने कहा, लेकिन आप वहाँ 1 सप्ताह कहाँ रहोगी? सरोज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वहाँ मेरा पुश्तैनी घर है, मैं अपने घर में ही रहूँगी। अगली सुबह मैं उठी तो पता चला कि सरोज अपने छोटे भाई विनोद के साथ प्रतापगढ़ के लिए निकल चुकी थी। मुझे मिले बिना ही सरोज अपने मायके के लिए निकल गई थी। मुझे बुरा भी लग रहा था।
मुझे थोड़ी अजीब जरूर लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, शायद सरोज ने सुबह सुबह मुझे जगाना ठीक नहीं समझा था, इसीलिए मैं कुछ और नहीं सोच समझ पा रही थी और वो चली गई। इसी दौरान मुझे रात को रामू भैया जल्दी आए और सुनिधि उनके साथ नहीं आई, तो मैंने पूछा, भैया सुनिधि आपके साथ नहीं आई? भैया ने कहा वो ऑफिस के बाद अपनी किसी सहेली के साथ पार्टी में जाने वाली थी। उसने कहा कि भैया आप निकल जाना, मैं रात को कैब से घर आ जाऊंगी। मैं सबको खाना खिलाने के बाद रात के 11 बजे तक सुनिधि का इंतजार करती रही। रामू भैया ने कहा तुम जाकर सो जाओ, सुनिधि पार्टी में खा पी कर आएगी, मैं जगा हुआ हूँ, वो आएगी तो दरवाज़ा खोल दूंगा। उस रात सुनिधि नहीं आई और अगले दिन से उसकी तलाश शुरू हो गई। शाम तक जब सुनिधि का कोई अता पता नहीं चला तो भैया बेहद घबरा गए और उन्होंने पुलिस में सुनिधि की गुमशुदगी होने का रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। भैया की परेशानी और बढ़ गई जब सुनिधि के साथ सरोज और उसके भाई विनोद का भी फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा। भैया रात को ही प्रतापगढ़ के लिए निकल गए और अगले दिन जब शाम को वापस आए तो उन्होंने बताया कि सरोज अपने प्रॉपर्टी बेचकर कल ही प्रतापगढ़ से गायब हो चुकी है। सुनिधि और सरोज एक ही दिन गायब हुई थी, तो 2 दिन बीतने के बाद जब सरोज का कोई अता पता नहीं चल पाया तो भैया ने सरोज की गुमशुदगी का भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। यह बात सभी को समझ से बाहर थी कि आखिर दोनों कहाँ गायब हो गई। सरोज को रुपयों की ज़रूरत थी तो अपने पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचने की क्या ज़रूरत थी, और आनन फानन में अपने प्रॉपर्टी बेचकर वो कहाँ चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके रुपया हड़पने के लिए किसी ने उसका मर्डर कर दिया हो। पुलिस एक एंगल इस तरह से भी जांच कर रही थी, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। सुनिधि विनोद से प्यार करती थी, लेकिन रामू भैया विनोद को पसंद बिल्कुल नहीं करते थे। लेकिन इतनी सी बात को लिए उसे घर से भागने की क्या ज़रूरत थी? अगर वह कह देती तो। इसी बीच धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। सुनिधि और सरोज के एक साथ गायब होने के गम में रामू भैया के तबीयत खराब हो रही थी और वो बीमार रहने लगे थे। मेरे पति अजय भी बेहद दुखी थे, लेकिन उन्होंने हालत को बिगाड़ने नहीं दिया और रामू भैया के कारोबार को संभाल लिया। सरोज और सुनिधि के गायब होने के 1 साल बाद रामू भैया की हालत ऐसी हो गई कि उन्हें लखीमपुर मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा और फिर एक सुबह वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। उनकी मौत के बाद खबर सुनकर सैकड़ों लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और दोपहर तक रामू भैया की बॉडी घर आ गई। जब उन्हें नहला धुलाकर शमशान के लिए ले जाने की तैयारी हो रही थी, तभी एक बड़ी सी गाड़ी मेरे घर के सामने रुकी। उनमें से सरोज बाहर निकली और रामू भैया के डेड बॉडी के सामने पहुंचकर जोर जोर से हंसने लगी। यह मंजर देखकर मेरे साथ वहाँ के सभी खड़े होके हैरानी से देख रहे थे। रामू भैया की बॉडी के पास सरोज को हंसता हुआ देखकर अजय ने उससे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मेरे पति अजय बाकी सब लोगों के साथ रामू भैया की बॉडी को शमशान की ओर लेकर बढ़ गए। रामू भैया की लाश को उठाते ही मैं सीधे सरोज के करीब गई और अपने सामने एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ दिया। मेरे घर आंगन में ज़्यादातर औरतें ही थीं, क्योंकि मर्द शमशान की ओर निकल चुके थे। मेरे थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि वहाँ खड़ी औरतें यह नज़ारा देखने लगी। मुझे लगा कि मेरे साथ थप्पड़ खाने के बाद सरोज चली जाएगी, लेकिन वो घर पर ही रुक गई। रात हो चुकी थी, ज़्यादातर लोग अपने अपने घर जा चुके थे। सरोज मेरे कमरे में आकर लेटी हुई थी। थोड़ी फुर्सत मिली तो मैंने सरोज से पूछा, भाभी तुम्हें इस तरह गायब होने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे गम में ही रामू भैया की मौत हो गई। सरोज ने कहा, जो मैंने किया अच्छा किया, अपने गमों को रामू के तड़पा तड़पा कर मारा, यही चाहती थी। सरोज की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं बोली, जो आदमी तुमसे इतना प्यार करता था कि उस आदमी के बारे में तुम इतनी घिनौनी बात बोलती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें हॉस्पिटल से
मुझसे कहा था कि नरेश ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने इसी जान ले ली। सरोज ने कहा, आज से 6 साल पहले प्रतापगढ़ में रामू एक बिल्डिंग बना रहा था और रामू के लालच की वजह से ही बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग के बगल में मेरा घर था, जिससे मेरे माँ बाप, भाई बहन सब के सब रातों रात बिल्डिंग में के मलबे के नीचे दबकर मेरी पूरी फैमिली एक ही पल में ख़त्म हो गई। 9 लोगों के परिवार में 6 लोगों की मौत हो चुकी थी और मैं और मेरा छोटा भाई विनोद ही बचे थे और हम दोनों भाई बहनें महीनों तक हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट रहे। तुम्हारे पापा गोपाल दास उस वक्त हाई कोर्ट के वकील थे और रुपयों की लालच में उन्होंने रामू के केस के अपने हाथों में ले लिया और केवल 6 महीनों में ही रामू कोर्ट से बरी हो गया। रामू ने मेरे और मेरे भाई विनोद का इलाज का खर्चा उठाया और मेरे परिवार की मौत के बदले में उसने प्रतापगढ़ में 10 बीघा जमीन मेरे नाम रजिस्ट्री कर दी। रामू को लगा कि इससे मेरे अंदर की धधक रही प्रतिशोध ज्वाला शांत हो गई, लेकिन मन में ठान लिया था कि रामू और तुम्हारे बाप गोपाल दास को अपने परिवार का बदला लेकर रहूंगी। इसी बीच हार्ट अटैक से तुम्हारा बाप की मौत हो गई, लेकिन रामू जिंदा था। मुझे पता चला कि तुम्हारे बाप की मौत के बाद रामू ने अपने छोटे भाई की शादी गोपाल दास की बेटी प्रिया यानी कि तुमसे कर दी। तो मैंने रामू के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा और वो शादी तुमसे तैयार हो गया। मैंने तुम्हारे भाई राहुल को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया ताकि वो मेरे कहने पर रामू की हत्या कर दे। अगर वो रामू की हत्या में कामयाब हो जाता तो मेरा दोनों बदला पूरा हो जाता। गोपाल दास का बेटा राहुल रामू की हत्या के जुर्म में जेल में होता और गोपाल दास नरक में बैठा यह सब देखकर अपनी वकालत को कोस रहा होता। लेकिन बेवकूफ़ राहुल ने 3 बार कोशिश की, लेकिन वो तीनों बार रामू की हत्या में नाकाम रहा। इसी बीच मैंने रामू से कहकर अपने छोटे भाई विनोद की जॉब लगवा दी ताकि विनोद और सुनिधि के बीच इश्क के परवान चढ़े। विनोद से सुनिधि की नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो गई तो रामू घबरा गया। उन्होंने तुम्हारे भाई राहुल की जॉब पर रख लिया। एक दिन मुझे सुनिधि ने विनोद से अपने प्रेग्नेंट होने की बात कही तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। नरेश अपनी बहन यानी कि रामू अपने बहन से बहुत प्यार करता था और वो मेरे बिना ही नहीं रह सकता था। अगर दोनों उसकी ज़िंदगी से अचानक गायब हो जाए तो इसी गम में पागल होकर मर जाएगा। इस आइडिया को अमली जामा पहनने के लिए मैंने प्रतापगढ़ की एक ज़मींदार को फ़ोन करके वो अपनी ज़मीन के खरीदने की तैयार था। मैंने प्रतापगढ़ गई और मुआवजे में मिली 25 बीघा ज़मीन को मैंने बेच दिया और सारा रुपया लेकर मैं फिरोजाबाद के लिए निकल गई। मैंने सुनिधि को भी घर से भागने के लिए उकसा ही दिया और वो भी मेरी बात मानकर उसी रात वहाँ से निकल गई। 25 बीघा ज़मीन को रुपयों की मैंने फिरोजाबाद में आलमबाग के घर खरीदा और तब से सुनिधि विनोद के साथ फिरोजाबाद में ही रहती है। तुम चाहो तो यह सारी बात राहुल को बता सकती हो, लेकिन याद रखना कि कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि जो किया मुझ पर गर्व है। मुझे अपने पर गर्व है। घर में के बाहर मैंने राहुल की आवाज़ सुनी तो बाहर निकल गई और जब वापस कमरे में आई तो सरोज वहाँ से जा चुकी थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।